नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। मैं आज फिर आप लोगों के सामने एक वीडियो को लेके आया हूँ। आज दोस्तों हम लोग बात करेंगे वीवो और सैमसंग में आने वाले बैटरी टेम्परेचर टू हाई के ऊपर। जैसा कि अभी इसमें देखने को मिल रहा है कि बैटरी टेम्परेचर टू हाई जो हो रहा है वो अभी काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट आ रहा है। और इसमें एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि इस सर्किट को हम अच्छे से चेक भी कर ले रहे हैं कि इसमें कोई लाइन कटी तो नहीं है, वोल्टेज बराबर निकल रहे हैं कि नहीं, थर्मल के जो भी रजिस्टर वगैरह हैं R1 R2 वगैरह वो सही काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये सब ओके होने के बाद भी ये सर्किट में प्रॉब्लम आ रही है। जैसे अभी मेरे पास एक ये सैमसंग का सेट आया था J210। ये होने को तो पुराना मॉडल है, बाकी मेरे लिए इसमें काम करके ये देखना था कि ये फॉल्ट कहाँ से आ रहा है। क्योंकि इस मोबाइल में भी मैंने चार्जिंग आईसी को चेक कर लिया, चार्जिंग आईसी को चेंज कर लिया, थर्मल सर्किट को पूरा चेक कर लिया स्टेप बाय स्टेप, और उसको भी एक सेम मदरबोर्ड से चेंज भी कर दिया, पावर भी चेंज कर दी मैंने इसके अंदर। उसके बाद भी ये जो प्रॉब्लम थी वो स्टेबल थी, ये प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। और उसके बाद मेरे पास एक दो और सेट भी आए, जिसमें मैं बाद में फिर मेरे पास और भी कई सेट आ रहे थे। तो फिर मैंने इस सेट में पूरा प्रैक्टिकल करा कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है। और इस सेट को मैंने कम्प्लीटली बना भी लिया। तो बनाने के बाद में फिर मैंने एक दो सेट और आए, जैसे एक ये वीवो का सेट मेरे पास आया। इस वीवो को सेट को भी मैंने इसमें जो फॉल्ट मेरे लिए मिला उसको ध्यान में रखते हुए बनाया, तो ये सेट भी कंप्लीट बन गया। इसका भी थर्मल सर्किट ओके था, फिर भी इसमें बैटरी टेम्परेचर टू हाई की प्रॉब्लम आ रही थी। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे, थर्मल सर्किट कैसे काम करता है उसको समझेंगे, वोल्टेज सर्किट कैसे काम करता है, वोल्टेज डाइवर्टेड सर्किट इसको भी हम लोग समझेंगे। वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट जो है इसको हम लोग आज अच्छी तरीके से रीड करेंगे। इसको कैसे हम चेक कर सकते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम मिलती है तो उसको कैसे रिपेयर कर सकते हैं, अगर ये सर्किट सही काम कर रहा है तो उसके बाद में फ़ोन में हम क्या काम कर सकते हैं। और जो वोल्टेज डिवाइड सर्किट मैं आपके लिए बताऊंगा, ये इससे ही मतलब नहीं है, ये चार्जिंग में भी यूज हो रहा है, ये मोबाइल के ऑन करने में कुछ आईसीयू में भी यूज हो रहा है। काफ़ी सारी मल्टीपल आईसीयू के पास में ये रजिस्टर के थ्रू एक वोल्टेज डिवाइडेड सर्किट बना के इसका यूज किया जा रहा है। और मैं देख रहा हूँ कि आजकल जो सेट हैं वो डेड होने का एक मुख्य कारण, एक मेन वजह आप कह सकते हैं, ये सर्किट है जो मैं आपको अभी समझाने वाला हूँ। अगर आपके पास कोई सेट डेड आए तो आप एक बार जो मैं बताऊंगा इस सर्किट को एक बार चेक करना। जैसे हम अगर 6357 CRV में बात कर लें तो 6357 CRV में VS1 IC में इसका यूज है, फीडबैक के तौर पे इसका यूज लिया गया है। अगर इस सर्किट में कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो हमारा सेट टोटल डेड हो जाता है, हम आईसीयू पे आईसी बदलते रहें कुछ नहीं होना। इसका VA12 IC में इसका यूज किया गया है, और इसके बाद में इसका BQ IC के पास में भी इसका यूज किया गया है चार्जिंग के लिए। तो ये चीज़ हमको इस टाइम पे समझना जरूरी है। अगर आप इस सर्किट को समझ लेंगे तो आप वोल्टेज टेम्परेचर टू हाई टू लो के सेट भी बना पाएंगे, प्लस सेट डेड कंडीशन में आ रहे हैं उनको भी बना पाएंगे। और अगर ये सर्किट आपके ओके हैं उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम आ रही है वोल्टेज टेम्परेचर टू हाई टू लो की, तो आज हम इस चीज पे भी बात करेंगे कि ऐसे सेटों में हम क्या कर सकते हैं, कौन सी ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो। जो मैंने इन सेट में प्रॉब्लम को सॉल्व किया जिस ट्रिक से, वो ट्रिक मैं आप लोगों के लिए भी बताऊंगा। तो बारीकी से आज हम इस सर्किट को समझेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है लेकिन हेल्पफुल होने वाला है। आइए हम एक बार पीसी पे चलते हैं और आप लोगों के लिए पूरा सर्किट समझाते हैं। दोस्तों मैं आपके लिए वो चीज़ बताऊंगा जो आपको इंस्टीट्यूट वाले नहीं बताएंगे। इंस्टीट्यूट में तो आप ये मान लीजिए दोस्तों उसकी तरह होता है कि कोई फौजी एक फौज की ट्रेनिंग के लिए गया, उसे पुतलों पे गोलियां चलवाई जाती हैं कि इसको मारो उसको मारो, ऐसे मारो वैसे मारो, वो खुशी खुशी मारता है, उसे कोई खौफ नहीं होता। लेकिन जब रियल लड़ाई में वो पहुंचता है सोल्जर, तब उसका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो वही हमारे साथ है दोस्तों कि हमारे लिए इंस्टीट्यूट में अच्छे से पढ़ाया जाता है, सब ट्रिक बताई जाती हैं, लेकिन वो होता है एक थ्योरी, एक प्रैक्टिकल। लेकिन लाइव प्रैक्टिकल एक अलग चीज़ होती है। मैं आपसे वो फॉल्ट शेयर करता हूँ जो लाइव प्रैक्टिकल में निकल के आते हैं, जो मार्केट में ट्रेंडिंग फॉल्ट हैं, जिसमें हम उलझ रहे हैं। वो फॉल्ट का अगर कोई सोल्यूशन मिलता है तो मैं आपके लिए इस चैनल के माध्यम से ज़रूर दूंगा। तो आप एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ताकि आगे आने वाली वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। और दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों के लिए एक बार बताना चाहूँगा कि मेरी चैनल पे एक वीडियो है बाय वारा चार्जिंग सर्किट के ऊपर। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो एक बार आप पहले उस वीडियो को देख के आएँ, तब आज मैं जो आपको सर्किट समझाने वाला हूँ वो आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैंने वोरनियो के बिडमैप के
थ्रू और हार्डवेयर सॉल्यूशन के थ्रू वीवो Y12 के और वीवो के सारे चार्जिंग सर्किट को एक थ्योरी के रूप में समझाया है। अगर आप पहले वो वीडियो देखेंगे और उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, या फिर आप इस वीडियो को देखने के बाद एक बार उस वीडियो को भी देख लीजिए। उसकी लिंक ये आपको ऊपर शो हो रही है, इस वीडियो की लिंक, आप एक बार इस वीडियो को देख लेना। देखिए होता क्या है कि एक होता है हमारे मोबाइल में मदरबोर्ड, मान लीजिए ये मदरबोर्ड है, और एक होता है चार्जिंग बोर्ड। वीवो और सैमसंग में थर्मल रजिस्टर जो है वो चार्जिंग बोर्ड के ऊपर ही दिया हुआ होता है, इसलिए मैं चार्जिंग बोर्ड को आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब इसके बाद में मोबाइल में एक क्या होता है, CPU। ये मान लीजिए CPU है। एक होती है पावर IC। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया है दोस्तों, कंपनी ने, कि एक लाइन निकाली पावर IC से, इसको मैं रेड कलर से ले लेता हूँ। ये लाइन निकाली और यहाँ पर एक लगा दिया रजिस्टर, इस 1.8 की लाइन में एक ये रजिस्टर लगा दिया। ये एक रजिस्टर लगा दिया है। ठीक है, और ये अपनी लाइन कितने वोल्ट की है, 1.8। मैं इसको भी आपको बता देता हूँ, 1.8 वोल्ट। ठीक है, और इसके बाद में एक हमारे मोबाइल में यहाँ क्या लगा होता है, एक फ्लैक्स लगा होता है जो कि हमारे नीचे चार्जिंग बोर्ड से जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, ये जो रजिस्टर है इसकी एक सप्लाई, एक लाइन इन्होंने इस कनेक्टर से जोड़ दी, कनेक्टर के थ्रू होती हुई वो कहाँ गई, नीचे सब बोर्ड पर। सब बोर्ड पर फिर क्या किया, एक लगा दिया और रजिस्टर, मान लीजिए ये रजिस्टर वो रजिस्टर है, और इसकी सप्लाई को, ये जो नीचे ये सप्लाई आई है इससे इसको जोड़ दिया, और एक पॉइंट जो है वो कर दिया इसका क्या, इस रजिस्टर का ग्राउंड। ठीक है, अब ये जो सर्किट है ये कंप्लीट बन गया है। एक मोटा मोटी मैं आपके लिए बता रहा हूँ, जब यहाँ से 1.8 वोल्टेज निकला तब इस रजिस्टर में से होके निकला तो इसमें ड्रॉप हो गया, इसमें अब कैपेसिटी उतनी नहीं बची है जब इस रजिस्टर के पहले थी। करंट तो 1.8 वोल्टेज बराबर है, लेकिन इसमें अब वो दम जो पावर हम कह सकते हैं वो नहीं बची है। ये आया और उसके बाद में जब ये सेकेंड रजिस्टर पे चला गया और सेकेंड रजिस्टर ग्राउंडर से शॉर्ट है, तो इसमें से जो करंट का लोड था वो बढ़ गया। जब करंट का लोड बढ़ा तो जो 1.8 का करंट था वो हमारा कितने का करंट हो गया है, 0.9 वोल्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया है। अब जो ऊपर वाला रजिस्टर है जिसके दोनों साइड पे कोई सप्लाई जुड़ी हुई है, सरल भाषा में हम बात करें तो इसको हम नाम देंगे R1। ये हमेशा आप जब भी बोर्नियो का यूज करेंगे तो उसमें ये आपको R1 के नाम से ही मिलेगा। और जो सेकेंड रजिस्टर है जो ग्राउंड के साथ जुड़ा हुआ है उसको हम नाम देंगे R2, और ये बोर्नियो में भी आपके लिए R2 के नाम से ही मिलेगा। और जो R2 है ये एक नॉर्मल रजिस्टर नहीं होता है, ये एक थर्मल रजिस्टर होता है। ये टेम्परेचर के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट करता रहता है। जैसे इस रजिस्टर की अगर हम वैल्यू की बात करें तो इस रजिस्टर की जो वैल्यू होती है वो होती है 100 किलो ओम्स की, इसकी वैल्यू होती है। ठीक है, 100 किलो ओम्स की इसकी वैल्यू होती है इस रजिस्टर की, जो मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख दी है, 100 किलो ओम्स की वैल्यू होती है। और जो ऊपर R1 है इसकी वैल्यू को भी अगर हम लिखें तो इसकी वैल्यू भी कितनी हो जाएगी, 100 किलो ओम्स की इसकी वैल्यू भी आ जाएगी। इसको भी मैं लिख देता हूँ, 100 किलो ओम्स की इसकी भी वैल्यू होती है। ठीक है, अब R1 जो होता है उसमें दोनों तरफ सप्लाई होती है, एक तरफ से इंटर हो रहा होता है, एक तरफ से आउटपुट हो रहा होता है। R2 जो होता है उसमें एक तरफ से 1.8 का वोल्टेज इंटर हो रहा होता है और एक तरफ से ग्राउंड होता है। जब ये दो रजिस्टर आपस में जुड़ के इस तरह का सर्किट बनाते हैं जो मैंने आपको बताया है, तो इन दोनों के सर्किट के बीच में 0.9 का वोल्टेज रह जाता है, और इस 0.9 वोल्टेज को CPU यहाँ से इस लाइन के थ्रू सेंस कर लेता है। 0.9
या 0.5 या सर्किट के हिसाब से बता रहा हूँ। जैसे चार्जिंग का जो थर्मल सर्किट है इसमें 0.9, 0.8, 1 वोल्ट के आसपास का करंट अगर रहेगा तो आपका सर्किट ओके काम करेगा। अगर इससे ज़्यादा करंट ऊपर नीचे होंगे तो ये प्रॉब्लम कर जाएगा। वहीं अगर फीडबैक के लिए इस सर्किट का अपन यूज माने, जैसे VA12 और VS1 IC में इसका जो यूज किया गया है उसमें ये 0.5 के लिए यूज किया गया है। इसकी जो रजिस्टर इन दोनों की वैल्यू को चेंज कर दिया गया है और चेंज करने के बाद में ये जो एक थर्मल रजिस्टर है इसको हटा के एक नॉर्मल रजिस्टर इसमें लगा दिया गया है। तो वो उसके लिए 0.5 का करंट बना के और फीडबैक ले लिया जाता है कि जैसे IC में इनपुट हुआ और IC ने आउटपुट निकाला, आउटपुट की एक फीडबैक की लाइन वापस उस IC में आती है कि वोल्टेज बाहर सही तरीके से निकला या नहीं निकला, ये IC खुद चेक करती है। अगर उसे फीडबैक की लाइन नहीं मिलेगी तो IC अपना वर्क नहीं करेगी, उसका सर्किट अधूरा रह जाएगा। ये जो सर्किट है ये फ़ोन में किस लिए यूज किया गया है कि फ़ोन में अगर कहीं कुछ हीटअप हो रहा होगा, जैसे ये PCB में लगा हुआ है, नीचे PCB जो है इसमें अगर आपने चार्जर लगाया, कहीं कोई शॉर्टिंग होएगी और ये पूरा मदरबोर्ड आपका हीटअप होगा, चार्जिंग मदरबोर्ड, तो रजिस्टर भी हीटअप होगा। और जब ये रजिस्टर हीटअप होगा तो अपनी वैल्यू को ये क्या कर लेगा, चेंज। जैसे ये 100 किलो ओम्स का रजिस्टर है, लेकिन आप जब इसे चेक करेंगे तो ये 30 किलो ओम्स के लगभग में मल्टीमीटर में चेक होता है, बताता है अपनी GR। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये एक थर्मल रजिस्टर है, जो आपका तापमान है, इन्वायरमेंट का जो तापमान है, आप जहाँ बैठे हो, जो रूम टेम्परेचर, ये उसको अभी बता रहा है कि उसमें इतना अभी रूम टेम्परेचर है, उसके हिसाब से ये काम कर रहा है। अगर किसी कारण से ये और ज़्यादा ठंडा हो जाएगा या और ज़्यादा ये गर्म हो जाएगा तो अपनी वैल्यू को चेंज कर लेगा। जैसे ये जब भी हीटअप होगा अपनी वैल्यू को नीचे ड्रॉप करेगा और जब भी ये ठंडा होगा अपनी वैल्यू को ऊपर की तरफ लेके जाएगा। तो जब इसकी वैल्यू चेंज होगी तो वोल्टेज भी चेंज होंगे, और वोल्टेज चेंज होगा तो CPU को क्या चाहिए, 0.9 के लगभग का वोल्टेज चाहिए, तो ये इसको मानेगा ठीक। लेकिन अगर किसी कारण से ये वोल्टेज आपका चेंज हो गया, 0.5 हो गया, 0 या फिर 1.5 हो गया, तो इसको ये गलत मानेगा और आपके लिए मैसेज भेज देगा फ़ोन टेम्परेचर टू हाई टू लो। ये तो इस सर्किट की पहचान हो गई। तो आपके पास जब कोई सेट आए तो सबसे पहले आपको ये सर्किट चेंज करना है कि इसमें 1.8 की सप्लाई इंटर हो रही है या नहीं हो रही है। इसके बाद में रजिस्टर की जो वैल्यू बोर्नियो में बताई गई है वो ठीक है कि नहीं है। उसके बाद में ये रजिस्टर नीचे वाले रजिस्टर से सही से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। नीचे वाला जो रजिस्टर है थर्मल रजिस्टर, उसकी वैल्यू क्या है, वो ग्राउंडर से हट तो नहीं गया है, टूट तो नहीं गया है। अगर ये सर्किट आपको ओके दिखता है तो आपका ये सर्किट सही है, आपको इसमें छेड़खानी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये इसके चेक करने का तरीका था जो मैंने आपको बताया। अच्छा, कई बार क्या होता है हम लोग PCB चेंज कर देते हैं इस फॉल्ट में। PCB से क्या होता है कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, किसी किसी फ़ोन में, सब में नहीं होता है। वो PCB की प्रॉब्लम नहीं थी, वो प्रॉब्लम काहे की थी, R2 की। R2 किसी कारण से खराब हो गया होगा, निकल गया होगा, या कार्बन में आ गया होगा, निकल गया होगा। तो आपने जब PCB चेंज की तो आपका R2 भी चेंज हो गया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कई बार हम फ्लेक्स चेंज कर देते हैं, CC पत्ता, इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्यों हो जाती है कि उसकी जो कनेक्टिविटी ऊपर रजिस्टर से होनी चाहिए वो किसी कारण से फ्लेक्स में से मिस हो गई थी। जब हमने फ्लेक्स चेंज किया तो वो प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो गई। तो अब हमको चेंज नहीं करना है। अब आज के बाद आप इस वीडियो देखने के बाद में आपको चेंज नहीं करना है, आपको इस सर्किट। चलिए मैं आपको अब दिखाता हूँ एक बार। ये रहा बोर्नियो में हम शुरू करेंगे वीवो से। ये वीवो का मेन मदरबोर्ड आ गया, चार्ज डाटा। इस पर आप देखेंगे तो ये रही आपकी VS इन, यहाँ पे 5 वोल्ट आएगा। ये रहा आपका DPDM, यहाँ पर आपको DPDM के कनेक्शन मिल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद में ये रहा इसका बैटरी कनेक्टर। बैटरी कनेक्टर पे आपको देखने को मिलेगा एक तो आपका ये, एक मिनट, हाँ, एक आपको देखने को मिलेगा आपकी ये वाली लाइन, प्लस वाली लाइन। एक हो गई माइनस वाली लाइन, इसको माइनस कर देता हूँ, इसको प्लस कर देता हूँ। और एक ये जो लाइन है ये है आपकी बैटरी ID की लाइन, ठीक है। एक ये जो कंपोनेंट है ये ब्रिज के रूप में कंपोनेंट है, ये कोई खास कंपोनेंट नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए यूज हुआ है। अब यहाँ से अपना R2 दिया है बैटरी के अंदर, R1 हो गया आपका CPU के पास में। ये आप जो देख रहे हैं ये वाला है आपका R2, ये है आपका R2, ठीक है। R2 पे अपना यहाँ से मान लीजिए वोल्टेज आएगा कितना, 1.8 का अपना वोल्टेज आएगा R2 पे। और
यहाँ से वोल्टेज आके ये वोल्टेज इस कंपोनेंट से बाहर निकलेगा और बाहर निकल के अपना कहाँ पहुंच जाएगा, बैटरी कनेक्टर पे। बैटरी कनेक्टर से पहुंचेगा बैटरी के अंदर। बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट दिया हुआ है वो R2 है, बोर्ड पर है R1। जब R2 R1 दोनों आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो इन दोनों के बीच में जो वोल्टेज रह जाएगा वो रह जाएगा लगभग 0.9 0.8 और ये सेंस हो जाएगा इस लाइन के थ्रू सीपीयू के अंदर। तो सर्किट पूरा वर्किंग कंडीशन में रहेगा। अगर किसी कारण से यहाँ पे अपना वोल्टेज कट हो गया, जैसे ये वोल्टेज मान लीजिए कट हो गया, या ये कंपोनेंट अपना रिमूव हो गया, या ये जो लाइन है ये लाइन अपनी बैटरी कनेक्टर तक नहीं पहुंच पाएगी, या बैटरी के अंदर जो कंपोनेंट है वो परफॉर्म नहीं करेगा, तो सर्किट बेकार एरर आ जाएगा। बैटरी टेम्परेचर टू लो, या फिर बैटरी कनेक्शन एरर, या चार्जिंग स्टॉप्ड, प्लीज कॉन्टेक्ट आफ्टर सर्विस सेल्स, आप इस प्रकार से इसमें एरर देखेंगे। ठीक है, ये बैटरी के लिए भी वही वोल्टेज डिवाइडर सर्किट का यूज किया गया है। इसमें भी दो ही कंपोनेंट लगाए, R1 R2। ठीक है, अब इसके बाद में एक बार चलते हैं इसके बिडमैप के ऊपर। बिडमैप में ये रहा इसका बिडमैप। ठीक है, इसके बिडमैप में आप देखेंगे कि ये जो लाइन है, ये जो पॉइंट ये है बैट ऑन, यहाँ से अपना पीसीबी में करंट पहुंच जाएगा और पीसीबी में ये दिया हुआ है अपना R2। ये R2 है, ये थर्मल रजिस्टर है, ये कोई नॉर्मल रजिस्टर नहीं है, ये है अपना थर्मल रजिस्टर। ठीक है, ये एक तरफ से ग्राउंड है और एक तरफ से इस पे 1.8 करंट आ रहा है। ये रहा R2 अपना, मैं इसको कर देता हूँ R2। और इसके बाद में मेन मदरबोर्ड में है अपना R1, वो भी मैं आपको चेक करा देता हूँ। ये देखिए, ये वाला जो कंपोनेंट है ये है अपना R1। ठीक है, यहाँ पे R1 है और यहाँ से इसके अंदर करंट इन हो रहा है। इस वाले पॉइंट से पावर आईसी से करंट इन हो रहा है। करंट इन होके यहाँ से बाहर निकल के R2 पर पहुंच जाएगा। और इसके बीच में यहाँ पे एक कंपोनेंट और लगा दिया है, ये वाला कंपोनेंट और लगा दिया है और यहाँ से इसको सेंस कर लिया है। ये यहाँ से इसको सेंस कर लिया, एक एक्स्ट्रा कंपोनेंट लगा दिया है ब्रिज के तौर पे, प्रोटेक्शन के तौर पे। वो चाहते तो यहाँ से भी सेंस कर लेते, कोई दिक्कत नहीं थी, कंपनी मॉडिफाई कर सकती थी, लेकिन कंपनी ने थोड़ा सा और एडवांस करा इसके लिए, एक और कंपोनेंट लगा के प्रोटेक्शन के लिए और अलग से इसके लिए सेंस करा है। ठीक है, R1 ये रहा, R2 आपकी पीसीबी पे लगा हुआ है। ठीक है, अब इसके बाद में अब आपको एक बार मैं सैमसंग में भी दिखा देता हूँ। अब ये देखिए सैमसंग में क्या दिया है, ये तो रहे हमारे DPDM, ये रहे हमारे DPDM। चार्जिंग में DPDM का बहुत खास रोल होता है, तो इसको आपको एक बार चेक करना है, शॉर्ट वगैरह तो नहीं है, प्रॉपर कनेक्ट है कि नहीं। ये रहा 5 वोल्ट, यहाँ से इन होगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन है अपनी टेम्परेचर की। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, और जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए बैटरी थर्मल। ठीक है, और यहाँ से ये कहाँ पहुंच जाएगा, अपने पीसीबी मदरबोर्ड में। पीसीबी मदरबोर्ड में R1 लगा हुआ है, पीसीबी मदरबोर्ड में R2 लगा हुआ है सैमसंग A50 में। सर्किट सबके अलग अलग रहेंगे, किसी में R1 ऊपर रहेगा, किसी में नीचे रहेगा, किसी में साथ में रहेगा। तो इस चीज को आपको एक बार पहचान करना है कि R1 R2 कहाँ कहाँ दिए हुए हैं। अब चलते हैं इसके अपन पीसीबी पे। देखिए ये जो पीसीबी है, पीसीबी में ये देखिए ये वाले जो हैं, ये हैं R1 R2। ये वाला है अपना R1 और ये मान लीजिए आप R2। ठीक है, यहाँ से अपना वोल्टेज इन होगा कनेक्टर के थ्रू, इस कंपोनेंट के अंदर यहाँ से वोल्टेज इन होगा 1.8। ये वोल्टेज यहाँ से निकल के इस कंपोनेंट पे चला जाएगा। कंपोनेंट लगा हुआ है पहले से ही ग्राउंडर, दोनों के बीच में 1.8 का करंट ड्रॉप हो गए, 1.8 1.9 रह जाएगा। और यहाँ से आपका फिर कनेक्टर पे जाके ऊपर पहुंच जाएगा और ऊपर जाके सेंस हो जाएगा। ठीक है, ये इसका मैकेनिज्म है, मैंने आपको समझा दिया है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने आपको बहुत सरल भाषा में समझाया है, आपको बोर्नियो में दिखा भी दिया है, आपको सर्किट पूरा बना के भी बता दिया है बारीकी से। अब आपको अच्छे से समझ में आया होगा। सर्किट को चेक करना है, सर्किट में अगर कोई कमी है R1 R2 या वोल्टेज की या कोई लाइन कटी पिटी है तो उसको रिपेयर करना है। अगर ये सब कुछ ओके है तो आपको इस सर्किट के हाथ नहीं लगाना। चलिए दोस्तों, एक बार अब मैं इस सर्किट को ये बताता हूँ आपके लिए कि ये सर्किट मोबाइल में डेड होने के लिए कैसे
जिम्मेदार होता है। और इस सर्किट का ये जो दो कंपोनेंट R1 और R2 को ज्वाइंट करके ये जो सर्किट किस किस आईसी में यूज किया गया है, क्योंकि मैं अभी देख रहा हूँ कि इस सर्किट में प्रॉब्लम होने से सेट बहुत डेड हो रहा है। अपन आईसीओ पे आईसी चेंज कर लें, उससे कुछ नहीं होता है। एक बार अगर सेट डेड आए, आप आईसी डाल चुके हैं, तो एक बार इस सर्किट को जरूर चेक करना। और कैसे चेक करना और कहाँ कहाँ यूज है वो अपन समझते हैं। ये है अपना Vivo Y12 का मदरबोर्ड, ठीक है। इसमें आप देखेंगे कि ये पावर आईसी है अपनी, ये है अपनी पावर आईसी, ठीक है। पावर आईसी से अपना यहां से वोल्टेज निकलता है, यहां से। ये है VS1 PMU, यानी ये हायर एलडीओ की लाइन है, 2 वोल्ट का हायर एलडीओ। ये पावर आईसी अगर ऑन होगी तो सबसे पहले अपन को ये वोल्टेज बना के देगी। ये वोल्टेज अगर नहीं बनेगा तो पावर आईसी ऑन ही नहीं। सबसे पहला अगर वोल्टेज ये ही निकालेगी, अगर ये निकाल रही है तभी कोई और वोल्टेज बनाएगी। ये हायर एलडीओ यहाँ से बना, और अब ये लोअर एलडीओ में टूटेगा। कैसे टूटेगा? लोअर एलडीओ में टूटेगा अपनी इस आईसी के थ्रू। ये आईसी का नाम है VS1 आईसी। VS1 इन ले रही है, इसलिए इसका नाम रखा गया VS1 आईसी, ठीक है। ये आईसी अपनी यहाँ से इसने इस कंपोनेंट के थ्रू ये आईसी में ये करंट इन हुआ। इन होने के बाद में इधर से ये VPH ले लेगी, ये VPH की लाइन, V सिस्टम की लाइन, और एक ये कॉइल लगी हुई है। एक तरफ से कॉइल यहाँ से कनेक्ट है, एक तरफ से कॉइल यहाँ से कनेक्ट है। ये सारा सर्किट कंप्लीट होने के बाद में ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ से ये आईसी वोल्टेज जनरेट करेगी 1.4, जिसको कहते हैं VS2 का वोल्टेज। पहले था VS1, अब ये हो चुका है VS2। पहले था हायर एलडीओ, अब बन गया लोअर एलडीओ। अब यहाँ से वोल्टेज निकालने के बाद में आप देखेंगे कि ये वोल्टेज अपना, देखो ये 2 कंपोनेंटों की सीरीज यहाँ पे लगा के दे दी है। ये 2 कंपोनेंट, ठीक है, ये आपको दिख रहे हैं 2 कंपोनेंट। ये 2 कंपोनेंट में से इस कंपोनेंट में से पहले अपना करंट फिल्टर हुआ, इस वाले कंपोनेंट में से। इस वाले कंपोनेंट में फिल्टर होके करंट आ गया इस वाले कंपोनेंट पे। और ये कंपोनेंट देखो एक तरफ से फिर से ग्राउंडर है, मैंने बताया था। ये कंपोनेंट यहाँ से ग्राउंडर है, यहाँ से अपना करंट इन हुआ इस कंपोनेंट से, यहाँ से फिल्टर हुआ R1 में से, फिर हो गया R2 पे। R2 है अपना ग्राउंड से शॉर्ट, तो इस लाइन पे लोड आ गया। 1.4 का करंट कितना रह गया? 0.5। 0.5 का करंट इस लाइन पे सेंस हो गया। अगर किसी कारण से अपना ये जो कंपोनेंट है, ये कंपोनेंट टूट गया, अगर ये कंपोनेंट के बीच का ज्वाइंट खत्म हो गया, या आपका ये वाला कंपोनेंट निकल गया, तो आपका ये जो आईसी है इसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मैंने करंट को निकाला है, और निकाल के सही करंट अपना काम करना चालू कर दिया है। ये इसका फीडबैक है। ये आईसी इसी करंट के थ्रू, 0.5 के करंट के थ्रू ही अपने आप को सही मान रही है। अगर यहाँ पे 0.5 उसे मिल रहा है तो वो समझ रही है आईसी कि मैंने करंट को सही निकाला है, करंट अपनी वर्किंग कंडीशन में आ गया, और फीडबैक के तौर पे मेरे लिए यहाँ से सिग्नल 0.5 का मिल गया है। तो आप अब कोई सेट आए तो आपको ये वाला सर्किट एक बार चेक करना है, ठीक है। अब यही सेम सर्किट, ये जो VS1 आईसी है जिसने VS2 बना दिया, अब ये VS2 बन के अपना पहुंच गया है VA12 आईसी में। ये रही अपनी VA12 आईसी। VA12 आईसी में भी फिर अपन देखेंगे कि वही कहानी है। इसने भी, ये आईसी ने 1.4 के वोल्टेज को तोड़कर बना दिया 1.2 का वोल्टेज। ये होता है CPU का कोर वोल्टेज। ये है CPU का कोर वोल्टेज। देखो ये CPU में जाएगा, यहाँ से ये CPU में गया। अगर ये वोल्टेज नहीं बना तो भी सेट डेड। तो यहाँ पे आप 1.2 एक बार चेक भी करना अगर कोई सेट डेड आए तो। अब यहाँ पे VS2 को VA12 में कन्वर्ट कर दिया। अब यहाँ पे भी देखो फिर ये 2 रजिस्टर की सीरीज बना दी कंपनी ने। ये देखो इसका एक पॉइंट वही ग्राउंडर, ये देखो एक पॉइंट ये वाला ग्राउंडर इसका कर दिया। ग्राउंडर करने के बाद में देखो, ये ग्राउंडर करने के बाद में अब ये 1.2 का करंट कितना बचा, वापस 0.5 इस वाले पॉइंट से आईसी ने सेंस कर लिया इस करंट को। अगर ये सर्किट फिर से कहीं से ब्रेक हो गया अपना, किसी कारण से ये सर्किट ब्रेक, तो ये आईसी का काम करना बंद और सेट डेड। ठीक है, चलो और बताता हूँ आपके लिए कि ये आईसी
ये आईसीयू में ये वाला सर्किट कितनी यूज हो रहा है, कितना यूज हो रहा है। 4G मोबाइल, 5G मोबाइल सब में ये R1 R2 का भर भर के यूज कर रही है कंपनी, भर भर के यूज कर रही है कंपनी R1 R2 का। ठीक है, चलो अपन अब भी हाल में आपको बताता हूँ। ये है अपनी BQIC चार्जिंग आईसी। अब इसमें भी देखो आप, तो ये दो कंपोनेंट लगा के यही का यही सर्किट फिर तैयार कर लिया। कैसे कर लिया, देखो यहाँ से चार्जिंग आईसी ने ये अपना वोल्टेज बनाया, GN का RGN का वोल्टेज बनाया 1.8 वोल्टेज बनाने के बाद में ये जो दो कंपोनेंट है इनसे फिर वही सीरीज बना ली। एक पॉइंट ये हो गया अपना ग्राउंडर, ये वाला पॉइंट है अपना ग्राउंडर, यहाँ से करंट हो गया अपना इन, यहाँ से करंट हो गया इन दोनों की बन गई सीरीज, और यहाँ से हो गया ये सेंस। अगर फिर ये सर्किट अपना ब्रेक तो फिर मोबाइल अपना डेड। तो इस सर्किट को भी आपको अब ध्यान रखना है। ठीक है, चलो इसके बाद में ये तो MT के अब इसका यूज मैं आपको एक बार क्यूलीकॉम में बताता हूँ। यही R1 R2, ये देखो ये अपना 9 पावर है। 9 पावर में ये है अपनी PMI आईसी, चार्जिंग वगैरह के लिए सब में यूज होती है आईसी। ठीक है, इसमें भी अपन देखेंगे तो ये देखो इसमें आया कौन सा वोल्टेज, वीरेज L9 है 1.8 का वोल्टेज आया। फिर यही कंपोनेंटों से सीरीज बना के देखो एक पॉइंट ये कंपोनेंट का ग्राउंड कर दिया रजिस्टर का, एक R1 में से लाइन निकली R2 को ज्वाइन कर दिया और इधर से ग्राउंड कर दिया, और इस लाइन से इसका फीडबैक ले लिया बोर्ड आईडी के तौर पे। अगर ये कंपोनेंट यहाँ से निकल गए, कहीं से भी ये कंपोनेंट अपने निकल गए, टूट गए, कुछ भी हो गया, तो ये अपना सेट टोटल डेड यहाँ से, या चार्जिंग में प्रॉब्लम, या जिस आईसी में जिस हिसाब से लगा हो उसके हिसाब से ये प्रॉब्लम करने लगेगा। तो अब इस सर्किट को आप हमेशा चेक करना, हल्के में मत लेना इस सर्किट को। इसलिए मैं आपको इतना फोर्स करके ये सर्किट समझा रहा हूँ। R1 R2 का यूज भर भर के 4G 5G सारे मोबाइलों में कर रहे हैं। ऐसे ये बोर्ड आईडी, बैटरी आईडी और बैटरी टेम्परेचर, इन दोनों में भी ये यूज किया गया है। ये देखो बैटरी टेम्परेचर जैसे सैमसंग वीवो में देखा अपन ने नीचे था, इसमें बैटरी टेम्परेचर बैटरी कनेक्टर के ऊपर से ले लिया गया है। देखो यहाँ से ये बैटरी टेम्परेचर की लाइन आई, आने के बाद में ये लगे हैं वो कंपोनेंट, इसमें से निकला और यहाँ चला गया। अपना एक जो रजिस्टर है वो बैटरी के अंदर है ना, एक रजिस्टर यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ से ये सेंस हो गया। ऐसे ही बोर्ड में अपनी बैटरी आईडी को भी इसी सर्किट के तौर पे बनाया गया है। एक कंपोनेंट दे दिया बैटरी के अंदर और यहाँ से इसको कर लिया डिटेक्ट। देखो ये अपना डायोड है, ये नहीं है, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, यहाँ से चलो, तो ये देखो यहाँ से ये डिटेक्ट कर लिया इसके लिए। अब बोलोगे आप एक ही कंपोनेंट है, एक कंपोनेंट बैटरी के अंदर है ना, जो R2 है वो बैटरी के अंदर है, बोर्ड पर R1 है। R1 और R2 दोनों आपस में मिल जाएंगे तब ये सर्किट पूरा होके यहाँ वोल्टेज का डिटेक्शन होने लगेगा। अगर ये नहीं होगा आपका डिटेक्शन तो आईसी समझेगी कि बैटरी नहीं लगी है, या टेम्परेचर हाई हो गया है या टेम्परेचर लो हो गया है। तो भैया अब इस सर्किट को विशेष तौर पे चेक करना। डेड मोबाइल में, चार्जिंग एरर के मोबाइल में, सैमसंग में, वीवो में, MI में R1 और R2 को पहचान लेना। आपको पहचान बता दिए, दो कंपोनेंट आपस में यहाँ मिले जहाँ एक वोल्टेज की लाइन आ रही हो, एक कंपोनेंट ग्राउंडर हो, बीच में से वो करंट होगा। अब बात करते हैं फोन टेम्परेचर टू हाई। फोन टेम्परेचर टू हाई में हम लोगों के लिए क्या करना है, तो देखिए उस चीज़ में हमने R1 को चेक कर लिया है, 1.8 की लाइन को चेक कर लिया है, R1 से R2 की कनेक्टिविटी को चेक कर लिया है, R2 को चेक कर लिया है, फीडबैक की लाइन को चेक कर लिया है, सेंस की लाइन के 0.9। आपका वोल्टेज डिवाइड सर्किट जो है वो ओके वर्किंग कंडीशन में टेम्परेचर सर्किट, लेकिन फिर भी फोन टेम्परेचर टू हाई पे है। अब ऐसे केस में आप क्या कर सकते हैं, शायद किसी भी इंस्टीट्यूट में अभी तक मेरे हिसाब से कोई वीडियो इस पे नहीं डाला है जिसमें ये सब बताया गया हो कि अगर सर्किट ओके फिर भी फ़ोन टेम्परेचर टू हाई क्यों बता रहा है। तो आज उस चीज़ को हम बताएंगे कि आपको अगर कोई सेट आए तो आप उसमें क्या कर सकते हैं। ठीक है, अब जैसे होता क्या है दोस्तों कि पावर आईसी जो है वो किसी कारण से हीटअप हो रही है, या कोई और आईसी किसी कारण से हीटअप हो रही है, जो कि मान लीजिए आपकी पीसीबी मदरबोर्ड में लगी हुई है और सर्किट अपना काम कर रहा है। उसका काम ही यही है कि उसके लिए
ये सेंस करना है कि कहीं पे कोई हीटअप तो नहीं हो रहा है। उसने कोई चीज़ हीटअप हुई, उसने सेंस करा और सीपीयू को सिग्नल दे दिया, सीपीयू ने आपको सिग्नल दे दिया। अब हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट के ऊपर काम करने लग जाएंगे। सर्किट तो ओके है भाई, वो बनाया इसीलिए गया है कि आपका सेट अगर कहीं ओवर हीट हो तो सीपीयू को मैसेज मिल सके। हम ये चेक नहीं कर रहे हैं कि प्रॉब्लम कहीं और भी हो सकता है कहीं पर कुछ सचमुच हीटअप हो रहा हो। लेकिन हम लोग सर्किट को रिपेयर करने लग जाते हैं, सर्किट में प्रॉब्लम ढूंढने लग जाते हैं। सर्किट को तो चेक करना ही है। सर्किट चेक होने के बाद भी आपको अगर ओके मिलता है तो आप एक बार इस चीज़ पर जरूर गौर करिए कि कहीं कुछ थोड़ा बहुत कुछ हीटअप तो नहीं हो रहा है, कोई आईसी हीटअप तो नहीं हो रही है, कोई वोल्टेज की लाइन हाफ शॉर्ट तो नहीं हो गई है जिससे पावर आईसी पे लोड आ रहा हो और पावर आईसी हीटअप हो रही हो, जिसको हमारा ये सर्किट सेंस कर रहा हो और सिग्नल दे रहा हो। अच्छा, ये इतनी भी हीटअप नहीं होंगी कि आप हाथ लगाएं और आपको पता चल जाए कि ये इतना नॉर्मल तरीके से इतनी कम गर्म होती हैं अगर ये शॉर्टिंग वगैरह आती हैं कि इसको देख पाना भी काफ़ी मुश्किल होता है। ये काफ़ी एक्सपीरियंस वाला काम होता है, उसके बाद ही आप इसको देख सकते हैं। जैसे अभी जो मेरे सेट आए थे दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए बताऊं कि इस सेट में यहाँ ये जो नीचे ये वाला एरिया है, इसमें अगर आप देखेंगे J210 में यहाँ पर, तो यहाँ पर एक ये छोटी सी 4G के पास में 4G की एक ये आईसी लगी हुई नेटवर्क के लिए। इस पे 1.2 वोल्ट की एक सप्लाई आ रही थी पावर आईसी से होती हुई, और इस पे एक कंपोनेंट शॉर्ट हो गया था। एक कैप लगा हुआ था ग्राउंडर से, ये कैप लगा हुआ था तो ये शॉर्ट हो गया था कैप, तो ये यहाँ पे शॉर्टिंग हो रही थी, यहाँ पे हीटअप हो रहा था। तो हमारे सर्किट ने उसको सेंस कर लिया तुरंत और पावर आईसी को मैसेज सीपीयू को मैसेज कर दिया। हम लगे हैं सर्किट को रिपेयर करने। सर्किट तो अपना काम नॉर्मल कर ही रहा है ना। सर्किट का काम ही यही है कि कुछ हीटअप हो तो उसको सीपीयू को सिग्नल देना है। फिर मैंने जब ये सब काम कर दिया और उसके बाद ही मुझे फॉल्ट नहीं मिला, फिर मैंने एक बार माइंड लगाया और इस पर काम करा तो मुझे यहाँ से फॉल्ट पकड़ने में आया, और फिर मैंने उस शॉर्टिंग को रिमूव करा और रिमूव करने के बाद में ये सेट ओके हो गया। ऐसे ही ये जो वीवो का सेट था, इसमें ये जो फिंगर है, फिंगर पे एक 1.8 का वोल्टेज आ रहा था एक लाइन से। 1.8 के वोल्टेज पर भी एक कैप बैठाला हुआ था, वो कैप शॉर्ट हो गया था जिससे सेट में हीटअप हो रही थी पावर आईसी। तो सर्किट ने उसे डिटेक्ट करा हीटअप के लिए और सीपीयू को सिग्नल दिया, सीपीयू हमारे लिए सिग्नल दे दिया, सर्किट हमारा ओके था। फिर मैंने जब इसमें सारा काम करा, सर्किट को चेक करा, और मेरे जहन में ये था कि ये फॉल्ट मैं पहले एक सेट में इस तरीके से बना चुका हूँ, तब मैंने इसमें भी वही ट्रिक यूज की। इसमें शॉर्टिंग वगैरह जब चेक की तो एक लाइन पे मेरे लिए 1.8 की लाइन पे एक कैप शॉर्ट लगा, हाफ शॉर्ट था वो कैप। मैंने उस कैप को रिमूव करा और इसकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। एक मेरे पास सैमसंग A50 आया था जिसमें उसमें भी एक शायद 2.8 की लाइन उसमें भी शॉर्ट थी, तो उसमें भी मैंने पूरे सर्किट को पूरा चेक करा। चेक करने के बाद भी जब समाधान नहीं मिला तो फिर मैंने एक बार ये फॉल्ट बना लिया। अब ये फॉल्ट मेरे लिए परमानेंट हो गया है। अब कोई भी सेट आएगा, अगर सर्किट को मैं चेक कर लूँगा, सर्किट ओके होगा, तो मैं एक बार इस ट्रिक पे अब काम करूँगा। तो मैंने वही काम A50 में भी किया। A50 कस्टमर ले गया, नहीं तो वो भी मैं आपको दिखाता, और हमारा सेट वो भी ओके होके चला गया। तो दोस्तों, अगर आपके पास अब कोई सेट आए, बैटरी टेम्परेचर टू हाई टू लो, तो आपको सर्किट का नॉलेज मैंने दिया है, आपको एक बार ये सर्किट को चेक करना है। सर्किट अगर आपका ओके है, उसके बाद में आपके लिए एक बार बैटरी वगैरह चेंज करके आपको देखना है सेकंड स्टेप में। और अगर उससे भी कोई आपका काम नहीं बनता है तो आप एक बार बारीकी से इस चीज़ को मेजर करिए कि मोबाइल में कहीं किसी लाइन पे कोई हाफ शॉर्टिंग तो नहीं है, क्योंकि ये मसला मैं 3 केसों में सिर्फ हाफ शॉर्टिंग की वजह से निपटा चुका हूँ। 3 सेट मैंने हाफ शॉर्टिंग में ढूंढे, लाइन पे शॉर्टिंग थी हाफ, उस कैप को रिमूव किया, सेट कंप्लीटली बन गए, सेट कंप्लीटली ओके हो गए। ये काफ़ी मेहनत के बाद मैंने ये फॉल्ट निकाला है और आप लोगों के साथ मैंने इसे शेयर किया है। मैं आपको एक बार और अच्छे से इस सर्किट को आगे किसी वीडियो में विथ प्रैक्टिकल आपके लिए बता दूंगा।